अब नहीं, अब दरअसल एग्जाम चल रहे हैं ना, हाँ हाँ तो इवनिंग वाले में अपना ड्यूटी लगवा लेते हैं कंडक्ट कराने में। 2 बजे से एग्जाम होगा, पहुंच जाएंगे 1 बजे तक। लेटेस्ट भी अगर तो 12 बजे ही पहुंच जाते हैं, क्लास भी ले लेते हैं। चलिए आप ठीक लीजिए ठीक इसको, ठीक ठीक है, थैंक फिर यू। अभी मिलते हैं, जी जी, मिल के जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, बिल के जाएंगे, ये ले लीजिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, कालीचरण पीजी कॉलेज लखनऊ और एकेडमिक काउंसलर, इग्नू। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व की परिचर्चाओं में आपने देखा कि हिंदी साहित्य विविध विधाएं, आपका ये पाठ्यक्रम इस उद्देश्य से रखा गया है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो विविध विधाओं के माध्यम से हिंदी की अभिव्यक्ति होती है या उसकी जो विविध शैलियां हैं, वीडियो चल आ गई ना सर? ठीक है सर, दोबारा स्टार्ट करिएगा, टाइम अ- नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आपका वाच, हाँ ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, कालीचरण पीजी कॉलेज लखनऊ और एकेडमिक काउंसलर, इग्नू। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने बात की कि हिंदी साहित्य विविध विधाओं के अंतर्गत किस प्रकार से कहानी, व्यंग, निबंध, आत्मकथा और एकांकी विधाओं के माध्यम से साहित्य की व्यापक जो स्वरूप है उससे आप परिचित हुए थे। हमने देखा कि एक कहानी और व्यंग निबंध के रूप में साहित्य की 2 गद्य विधाओं का जो विधिवत अध्ययन किया, उसमें उसके बाद हम आज के व्याख्यान में एकांकी को मुख्य विषय के रूप में यहाँ रखने वाले हैं। एकांकी भी गद्य की उन्हीं विविध विधाओं के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसके बिना साहित्य की परिकल्पना शायद संभव न हो। और एकांकी या आप नाटक दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक के रूप में हमारे सामने आते हैं। एकांकी जिस प्रकार से हमने देखा कि कहानी और उपन्यास में, कहानी उपन्यास की एक छोटी विधा है के रूप में हमारे सामने आती है और उपन्यास उसका व्यापक रूप है। उसी प्रकार से नाटक बृहद रूप में और एकांकी उसी के संक्षिप्त रूप में या उसका एक संक्षिप्त स्वरूप के रूप में हमारे सामने आती है। उपन्यास, कविता, निबंध आदि का पूरा आनंद पढ़कर लिया जा सकता है। नाटक की भांति एकांकी का वास्तविक आनंद इसे रंगमंच पर अभिनय करके हम महसूस करते हैं। नाटक हो या एकांकी हो, दोनों विधाओं की जो महत्ता है वो इसमें है कि उसे पढ़ने में उतनी रोचकता का महसूस नहीं हो सकती है, जितना कि हम जब उसे मंचन करते हुए या उसका अभिनय करते हुए, अभिनय के माध्यम से एकांकी की प्रस्तुति करते हुए देखते हैं, तो पाते हैं। गद्य विधाओं के अंतर्गत कहानी, उपन्यास में जो अंतर है, एकांकी और नाटक में भी ठीक वैसा ही अंतर विद्यमान है। एक एकांकी या एक कहानी को जैसा छोटा उपन्यास और उपन्यास को एक बड़ी कहानी नहीं कहा जा सकता, वैसे ही कि एकांकी को छोटा नाटक भी नहीं कहा जा सकता। नाटक की अपनी शैली है और एकांकी की अपनी अपनी शैली है, उसकी अपनी विशेषता है। इस नाते से दोनों अपनी विशेषताओं के साथ एक भिन्न विधा के रूप में स्थापित हैं और दोनों की अपनी महत्ता है। कहानी की भांति एकांकी में भी जीवन की एक मार्मिक घटना, एक मार्मिक दृश्य या महत्वपूर्ण स्थिति की अभिव्यक्ति की जाती है। लेकिन कहानी और एकांकी की जो शिल्प संरचना है, उसमें मूलभूत अंतर है और उस अंतर को हम जहाँ एक ओर देखते हैं कि कहानी में कहानीकार घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ने और चरित्र के चित्रण में स्वतंत्र होता है, वहीं एकांकीकार को ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिलती है, क्योंकि उसके जो पात्र हैं, वो उतनी स्वतंत्रता के साथ अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कहानी में जो उसके पात्र हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपनी कोई भी अभिव्यक्ति किसी भी प्रतिबद्धता के बिना दे सकते हैं।
लेकिन एकांकी की अपनी बनी बनाई संरचना है, उसकी अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत ही एकांकीकार को अपने पात्रों के माध्यम से कहानी को आगे ले चलना होता है, अपनी मूल विचारों को उन पात्रों के माध्यम से व्यक्त करना होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एकांकीकार को वो स्वतंत्रता न होते हुए भी वह पात्रों की जो पारस्परिक बातचीत है और उनके क्रियाकलापों के माध्यम से ही कथा को विस्तार देता है। किसी पात्र के चरित्र के विषय में या संरचना के उद्देश्य में विषय में उसे अपनी ओर से कुछ कहने की छूट कतई नहीं होती है। परिणाम ये होता है कि रंगमंचीयता एकांकी का कहानी से भिन्न एक महत्वपूर्ण उपकरण या तत्व माना जा सकता है। एकांकी विधा हिंदी गद्य साहित्य की अपेक्षाकृत एक नई विधा है। वैसे तो इसका आरंभ जयशंकर प्रसाद की रचना एक घूंट से माना जाता है। हमारे यहाँ एक घूंट को प्रथम एकांकी होने का श्रेय प्राप्त है। 1929-30 में उनकी एक घूंट रचना ये लिखी थी प्रसाद जी ने, लेकिन आगे चलकर भुवनेश्वर के कारवां या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रेशमी टाई से इसे एक नई दिशा एकांकी को मिलती है। सेठ गोविंद दास या उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी आदि ने इसे तीव्र गति प्रदान किया और आगे चलकर हम देखते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर, विनोद रस्तोगी, विष्णु प्रभाकर आदि ने इस विधा को शिखर तक पहुंचाया। इनका बहुत बड़ा योगदान है एकांकी के विकास में। लोक नाट्यों की परंपरा का सहारा लेकर अभी एकांकी के क्षेत्र में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। नित नए तरीके से एकांकी की व्यक्ति हो रही है, नई नई शैलियों को उसमें इजाद किया जा रहा है और आज का जो एकांकीकार है वो प्रासंगिक विषयों का अपनी एकांकी का विषय बनाता है और उनकी शैली, उनकी अभिव्यक्ति, उनके स्वरूप में एक बड़ी भिन्नता हमें पुरानी एकांकी की तुलना में दिखाई देती है। नुक्कड़ों, चौराहों, गली कूचों में प्रस्तुत किए जाने वाले नुक्कड़ नाटक इसी दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय भी हो जाते हैं। हिंदी कहानी और नाट्य रचना के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि का बोध कराने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में मोहन राकेश का ऐतिहासिक महत्व है। हिंदी की नई कहानी के क्षेत्र में भी मोहन राकेश 2-3 चोटी के कहानीकारों में गिने जाते हैं। अंधेरे बंद कमरे जैसे उपन्यास लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। हिंदी नाटक के क्षेत्र में भी अगर हम उनकी बात करें तो विशेषतः उनके रंगमंचीय शिल्प की दृष्टि से उनका आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस आधे अधूरे नाटक विशेष उल्लेखनीय हैं। इन तीनों नाटकों की बदौलत उन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी अपना एक विशिष्ट स्थान बना रखा है। ध्वनि, छाया, प्रकाश की तरंगों का अभिनव प्रयोग करके उन्होंने अपने नाटकों के रंगमंचीय कौशल को भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए मोहन राकेश जी ने एकांकी रचना के क्षेत्र में भी समुचित योगदान प्रदान किया है। इस दृष्टि से अंडे के छिलके उनकी एकांकी है, या सिपाही की माँ, टूटती प्यालियां और रात बीतने तक उसकी रोटी, छतरियां आदि के साथ ही बहुत बड़ा सवाल जो प्रिय विद्यार्थियों आपके पाठ्यक्रम में रखा है। बहुत बड़ा सवाल ये एकांकी विशेष उल्लेखनीय है और इसे इसकी विशिष्टता के कारण ही आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और इस एकांकी का हम आज विस्तार से इस पर प्रकाश डालेंगे, इसके कथ्य पर, इसकी अंतर्वस्तु पर, कथा वस्तु पर, इसकी रंग मंचेता पर, इसकी शिल्प और संरचना और शैली पर। तो प्रिय विद्यार्थियों हम देखते हैं कि मोहन राकेश जी का जो उनकी अपनी व्यक्तिगत जो पृष्ठभूमि है, बहुत साधारण परिवार में 1925 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। मध्यवर्गीय परिवार से उनका ताल्लुकात था। अपनी शिक्षा समाप्ति के बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक नौकरियां की करते हुए स्वतंत्र लेखक की ओर उन्मुख हुए और जीवन पर्यंत उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। 1972 में हृदय गति रुक जाने के कारण दिल्ली में उनका देहावसान हुआ। अपने आषाढ़ का दिन और लहरों के राजहंस में मोहन राकेश ने ऐतिहासिक पौराणिक कथा को आधार बनाकर वर्तमान युग के नारी पुरुष संबंधों के जटिल यथार्थ को आधुनिकतावादी भावबोध के संदर्भ में व्यक्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। उनके तीसरे महत्वपूर्ण नाटक आधे अधूरे
से भी आप लोग परिचित हैं। यह एक उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय परिवार के निम्न मध्य वर्गीय परिवार में क्रमशः बदलने की हताशा और उसकी मनोदशा को चित्रित करता है यह नाटक। ये तीनों ही नाटक रंगमंचीय दृष्टि से या शिल्प की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इसी क्रम में जब हम उनके एकांकी पर आते हैं, बहुत बड़ा सवाल शीर्षक आपकी आज की एकांकी का है। तो इसमें एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी है, जो स्कूल प्राध्यापकों की मानसिकता को उद्घाटित करता है, उनके उद्देश्य को व्यक्त करता है और किस प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी है उसकी उसकी मनोदशा क्या है और कैसे वो अपनी दशा से द्रवीभूत होता है, किस प्रकार से वो अपनी समस्याओं का समाधान खोजता है, उसके लिए नित्य नया संघर्ष करता है और किन-किन समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है और जूझने के परिणाम स्वरूप कैसे वो हताशा, निराशा का शिकार होता है और अंततः कैसे इन सारी परिस्थितियों से ऊपर उठकर वो आगे बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल, ये कहीं न कहीं हमारे समाज में व्याप्त वो जो विषमताएँ हैं, समाज में व्याप्त जो तमाम तरह की ये भिन्नताएँ हैं या जटिलताएँ हैं, जो कहीं न कहीं हमारे द्वारा ही बनाई गई हैं, उस पर एकांकी बहुत बेहतरी के साथ प्रकाश डालती है। यदि हम इसकी कहानी और कथा वस्तु की बात करें और संक्षेप में, तो इस एकांकी में कथा और घटनाओं का हम देखेंगे कि नितांत अभाव है। ऐसा नहीं है कि एकांकीकार ने बहुत बड़ी कथा को इसमें समाहित किया हो और उस बड़ी कहानी के माध्यम से अपनी बात को रखा हो। कथा वस्तु के नाम पर इसमें बहुत छोटी कहानी है और कहीं न कहीं ये एकांकी को उसकी प्रखरता से च्युत भी करती है। इसमें लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की एक बैठक को विषय बनाया गया है। बैठक की महत्वपूर्ण औपचारिकता को नज़रअंदाज करते हुए उसके एजेंडे से भी सदस्यों के पहले अवगत नहीं कराया जाता है और हम देखते हैं कि बैठक की व्यवस्था स्कूल के एक छोटे से कमरे में की गई थी, जिसमें ब्लैक बोर्ड को हटाकर कोने में ब्लैक बोर्ड को रख दिया जाता है और उस बचे हुए स्थान को अपनी बैठक का हिस्सा बना लिया जाता है। इसमें अध्यक्ष के लिए मास्टर की मेज और सदस्यों के लिए बच्चों की डेस्क की व्यवस्था थी। पर्दा उठने के बाद जो रोजमर्रा के एकरस कार्यों से उबी हुए राम भरोसे जी और श्याम भरोसे कुर्सी, मेज और डेस्कों से धूल झाड़ते हुए उसमें दिखाई देते हैं जब पर्दा उठता है। श्याम भरोसे की शिकायत पर ही इतनी धूल क्यों उड़ाता है, राम भरोसे जवाब देता है। राम भरोसे इसमें कहते हैं, ससुर रोज-रोज मीटिंग होगी तो किसकी जान रहेगी। आज एक का जन्मदिवस होकर निकलता है तो कल दूसरे का मरण दिवस। जन्मे मरे ये धूल खाए राम भरोसे, श्याम भरोसे जोर-जोर से झाड़ता हुआ। सवेरे निकालो तो शाम को चली आती है, शाम को निकालो तो सवेरे नहीं होने लगी। श्याम भरोसे उनके इस सवाल का, उनकी इस मनोव्यथा का जवाब देते हुए कहते हैं, आज भी किसी का जन्मदिवस है क्या? राम भरोसे कहते हैं, पता नहीं कौन दिवस है, मरना तो अपना तो मरण दिवस है। यानी कि किस प्रकार से मीटिंग पर मीटिंग की ये जो भारतीय व्यवस्था में या कार्यशैली में या सरकारी कार्यशैली में एक चलन सी बन गई है, उस पर ये तीखा कटाक्ष करती है और उस तरह की मीटिंग की निरर्थकता को ये एकांकी खूबी रेखांकित करती है। इसे बैठक की निरर्थकता का पूर्वाभास माना जा सकता है, जिसे समय पर उपस्थित होकर संगठन का सेक्रेटरी शर्मा और अधिक गहरा बना देता है। लोग समझते हैं मेरे बाप के घर का काम है, कोई एक आदमी वक्त से नहीं आता है। वो उसकी अपनी समस्या है और वो इस पर अपनी तरह से अपने मनोभाव को व्यक्त करता है। कुछ सदस्यों के आने के बाद भी बैठक के बारे में कोई बात ना होकर आपस में नोक-झोंक चलती रहती है, एक दूसरे पर छींटाकशी चलती है और अनुपस्थित अध्यक्ष के चरित्र पर लांछनाद को लेकर बहुत लंबी बहस उसमें जारी रहती है। चाय और मूंगफली का दौर चलता है। एकांकी का एक तिहाई भाग इन्हीं सब निरर्थक बातों में
खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि संगठन के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक साधारण सदस्य कपूर को अध्यक्ष बनाकर बैठक को आरंभ करने का प्रयास किया जाता है इस एकांकी में, लेकिन भाइयों और बहनों के संबोधन पर आपत्ति की जाती है, जिसमें एक लंबी बहस चलती है। लेडीज एंड जेंटलमैन की तर्ज पर बहनों और भाइयों को सही संबोधन स्वीकार कर लेने पर भी कार्रवाई नहीं चल पाती। संबोधन पर इस तरह की आपत्ति और उसके पक्ष विपक्ष का समर्थन संगठन के सदस्यों की अगंभीरता का कहीं न कहीं द्योतक है, उसकी परिचायक है। ले देकर के जब सेक्रेटरी द्वारा कार्यवाही का आरंभ होता है तो मूल प्रस्ताव के पूर्व भूमिका के रूप में लंबे उबाऊ और असंबद्ध अनर्गल भाषण पर बीच-बीच में रोक-टोक या टीका-टिप्पणी होती रहती है इस पूरी बैठक में। किसी प्रकार यह उबाऊ धंधा खत्म होता है और पारित होने के लिए प्रस्ताव पढ़ने की बात जब आती है, तो प्रस्ताव ही सेक्रेटरी ही फाइल से गायब कर देता है। उसे कभी पतलून की जेब में रखता है, तो कभी कोट की जेब में, यहाँ तक कि गुरमीत के बटुए में होने की बात भी कही जाती है। अंततः वह मिलता है सफाई के बाद इकट्ठा किए हुए कूड़े में। प्रस्ताव के प्रारूप का जो पहला किंतु अधूरा वाक्य है, वह है हम लोग ग्रेट वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्य। इतना उस पर लिखा होता है। पूरा वाक्य नहीं हो पाता, तब तक संशोधन के रूप में 2 आपत्तियां इस प्रकार उपस्थित हो जाती हैं एकांकी में, जिसे हम लोग देखते हैं कि एक पात्र है इन एकांकी का संतोष, और जो कहता है कि मुझे आपत्ति है जब प्रस्ताव हिंदी में है तो संस्था का नाम भी हिंदी में होना चाहिए। तो उनकी इस बात के जवाब में दीनदयाल बोलते हैं कि मुझे भी आपत्ति है। वो भी उनका कहीं न कहीं जवाब ना देकर समर्थन करते हैं और कहते हैं कि मुझे भी इस पर आपत्ति है। जब सब सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो प्रस्ताव में सब सदस्यों का उल्लेख कैसे किया जा सकता है? तो कहीं न कहीं से जो बैठकें होती हैं और बैठकों की बिना पूर्व योजना या तैयारी के एक लंबा सिलसिला जो बैठकों का चलता रहता है, और हम देखते हैं कि बैठकों के माध्यम से आज भी वर्तमान की भी ये समस्या है कि कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है जब तक व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी प्रतिबद्धता नहीं समझेगा, कर्तव्यनिष्ठता को महसूस नहीं करेगा, अपने दायित्व बोध के तहत कुछ करने की इच्छा नहीं रखेगा, तब तक वो बैठकों के मात्र माध्यम से कुछ नहीं कर सकता है या किसी भी स्थिति की में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये बैठकें या एकांकी सबसे बड़ा सवाल के रूप में ये व्यक्त करना चाहती है। इन दोनों संशोधनों का समर्थन भी 2 सदस्य कर देते हैं, यानी कि 2 लोग विरोध में आए थे, तो उन्हीं के समानांतर 2 लोग इनका समर्थन भी करते हैं। संतोष के कहने पर जबकि संस्था का प्रस्ताव हिंदी में है, तो उसका अंग्रेजी के नाम होना राष्ट्रभाषा का अपमान है। तो हिंदी में सही नाम की खोज शुरू हो जाती है। बहुत वाद-विवाद के बाद संशोधनों को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पढ़ा जाता है। प्रस्ताव में प्रयुक्त 3 स्थानों पर निम्न स्तर शब्द को लेकर लंबी बहस छिड़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिसका अर्थ जानने के लिए अध्यक्ष द्वारा डिक्शनरी की खोज और संतोष से स्पष्टीकरण की मांग बहुत से सदस्यों ने कर दी। बहस को लंबा खींचते देख पक्ष विपक्ष में मतदान की स्थिति में बहुत से सदस्य धीरे-धीरे खिसक जाते हैं उस बैठक से। बैठक में बाद में श्याम भरोसे द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर बाबू लोग क्या पास कर गए, तो राम भरोसे कहता है, पास कर गए कि राम भरोसे के घर में रहेगा श्याम भरोसे के घर में, और बाबू लोग अपने-अपने घर में रहेंगे। यह कथन बैठक की निरर्थकता को पूरी तरह से उद्घाटित करती है, और हम देखते हैं कि कोई भी बैठक कितनी निरर्थकता के साथ समाप्त होती है, उस पर ये एकांकी एक तीखा व्यंग्य करती है, कहीं न कहीं उस स्थिति को उजागर करती है, और ये समस्या इतनी वास्तविक है कि इसका कहीं न कहीं हम वर्तमान स्वरूप भी देखते हैं, और ये इसीलिए ये एकांकी आज भी बहुत प्रासंगिक है कि कैसे सरकारी कर्मचारी या सरकारी व्यवस्था में कार्य करने वाले लोग किस प्रकार से बैठकें करते हैं, और बैठकों में मुख्य बिंदुओं पर बात न हो करके निरर्थक बातों में ही समय जाया जा रहा होता है। तो एकांकी कहीं न कहीं से इसीलिए अति महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है
कि वो वर्तमान के उस स्वरूप को सरकारी व्यवस्था के तहत होने वाली बैठकों की निरर्थकता को बाखूबी व्यक्त करती है, उसको उजागर करती है। अगर हम इसके कथ्य या अंतर्वस्तु की बात करें इस एकांकी की, तो कथा के सार को पढ़कर इसके कुछ अनुमान अवश्य लग जाता है इसका। वस्तुतः एकांकी में लेखक ने निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों की, खास करके जो मध्यवर्गीय समाज है, विशेष रूप से निम्न मध्यवर्गीय मनोवृत्ति की कई कोणों से उनका विश्लेषण किया है, उनकी विवेचना की है और उनकी मनोदशा को व्यक्त किया है। पूरे देश में इस प्रकार के कर्मचारी एकजुट होकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कभी सामूहिक संघर्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं। वे आपस में ही लड़ते झगड़ते हुए एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, दूसरों की त्रुटियों की छिद्रान्वेषण करते हैं, उनकी छानबीन करते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी त्रुटि पर पर्दा डाल देते हैं या उसको अनदेखा कर देते हैं, उसका औचित्य सिद्ध करते रहते हैं। इसे ही एकांकीकार ने अपना विशेष विषय केंद्र बनाया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल दायित्वों को ना समझकर हमेशा वो दूसरों से अपेक्षाएं करता है, व्यवस्था सुधर जाए, दूसरे लोग सुधार दें, दूसरे लोग सुधरेंगे तभी व्यवस्था सुधरेगी। अच्छा होता कि इसमें हर व्यक्ति जो जिस दायित्व के साथ बंधा हुआ है, उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करता, तो व्यवस्थाएं अपने आप से ही परिवर्तित हो जाती। इस एकांकी की जो अंतर्वस्तु है, वो उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है आधुनिकतावादी भावबोध की अलगाव की भावना। प्रस्तुत जो एकांकी है, इसमें हम देखते हैं कि जो इसके पात्र हैं, जैसे राम भरोसे, श्याम भरोसे को छोड़कर अलग अलग व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को अपना विरोधी मानते हैं। वह आपस में ही शुरू से अंत तक एकांकी में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, या उनके उनके विचारों में एक लंबा मतभेद, एक बड़ा मतभेद दिखाई देता है। वह अपने अपने हितों को भी एक दूसरे से अलग मानते हैं। वह एक संस्था के लिए कार्य न करते हुए दिखते हैं, बल्कि वह व्यक्तिगत कहीं न कहीं उनका अपना अहंकार, उनका अपना दृष्टिकोण, उनका अपना उद्देश्य, उनकी अपनी सोच उसके बीच में ज़्यादा प्रभावी दिखाई देती है हमें। परस्पर ईर्ष्या, द्वेष उन सभी की एक समान विशेषता है। इनके जो पात्र हैं इसमें अवसरवादिता या अस्थिरता या अनिर्णय की अपनी स्थिति के कारण इस तथाकथित संगठन के जो सभी पात्र हैं, वो बृहत्तर समाज रूपी मशीन के पुर्जे के कारण पुर्जे बनकर के रह गए हैं। समाज की इस वास्तविकता को ही एकांकीकार ने बहुत बड़ा सवाल शीर्षक एकांकी की अंतर्वस्तु के रूप में व्यक्त किया है, रखा है। तो हम देखते हैं कि अलगाव, निरर्थकता बोध, आधुनिकतावादी भावबोध भी इस एकांकी का एक विशेष विषय माना जा सकता है। इसी प्रकार हम बहुत बड़ा सवाल में जब इनके पात्रों के चरित्र विधान पर प्रकाश डालते हैं, विचार करते हैं, तो हमें दिखता है कि किस प्रकार से, जैसे हमें पूस की रात में कहानी में या एक व्यंग निबंध के द्वारा चरित्र विश्लेषण के महत्व से परिचय कराया गया था, उसी प्रकार से एकांकी के चरित्र विधान का भी अध्ययन बहुत महत्व रखता है। इनके भी अपने पात्र होते हैं, उन पात्रों की अपनी भूमिका होती है और उन पात्रों के माध्यम से ही एकांकी आगे बढ़ती है। पात्रों का चरित्र चित्रण कहानी की भांति ही एकांकी का भी एक महत्वपूर्ण तथ्य ये निर्विवाद है, और कथा तत्व की न्यूनता या घटनाओं के अभाव में एक एकांकी पात्रों का एक अजायब घर बनकर रह गया है। राम भरोसे और श्याम भरोसे को छोड़कर किसी भी पात्र में जीवंतता की वास्तविक हरकत दिखाई नहीं देती है। शर्मा मंच पर पहुंचते ही अपनी अहमवादी अनुदारता का परिचय राम भरोसे और श्याम भरोसे के प्रति व्यवहार के द्वारा व्यक्त करते हैं, दे देते हैं। और तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि इसी एकांकी में इनके जो अन्य दूसरे पात्र हैं, जिनके व्यवहार में हमें दिखाई देता है कि मनोरमा और संतोष का भी है, जो मंच पर पहुंचते ही अपने छिछलेपन और अवसरवादी प्रकृति का परिचय देते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर गुरप्रीत ही एक ऐसा पात्र है जो एकांकी में अंत तक अपनी शालीनता का परिचय देता है, स्थिरतापूर्वक बैठा रहता है, सबकी बातें सुनता है, और ये कामना भी उसके मन में कहीं न कहीं परिलक्षित होती है, उसके मनोभावों से, उसके आंगिक व्यवहार से,
कि कहीं न कहीं जो बैठक है उसका एक समाधान निकले और एक समाधान के साथ ही ये बैठक सुसंपन्न हो। वह एक ओर मीटिंग के लिए चिंतित दिखाई देता है, तो दूसरी ओर अन्य सदस्यों द्वारा परिनिंदा और दूसरों का कटाक्ष करने के प्रति अपना असंतोष भी व्यक्त करता है। वह प्रायः प्लीज़ या प्लीज़ प्लीज़ और दिस इज़ टू मच जैसे शब्द वाक्यांशों के माध्यम से अपना विरोध भी प्रकट करता है कि आप लोग शांति बनाए रखें, दूसरों की बातें सुनें, जो जिस लिए ये बैठक की गई है उसके उद्देश्य को समझें और उसके समाधान के लिए प्रयास करें। अनुपस्थित अध्यक्ष के चरित्र हनन से संबंधित वार्तालाप से अत्यंत खिन्न होकर ही उसने 2 वाक्य बोले हैं। मैं इसीलिए आप लोगों की मीटिंग में नहीं आना चाहती थी। यहाँ काम तो कुछ होता नहीं, बस इसी तरह की बातें होती रहती हैं। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि अ, इस प्रकार की बातों से तंग आकर के जो सेक्रेटरी शर्मा से पूछती है, मैं जान सकती हूँ कि मीटिंग कब शुरू होगी? मुझे आज मीटिंग होती दिखाई नहीं देती। मीटिंग को असफल होते देखकर सबसे पहले वहाँ से वो चली भी जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मीटिंग की अध्यक्षता करने वाला कपूर भी अपनी नियति और प्रकृति का पूरा परिचय रंगमंच पर उपस्थित होते ही वो दे देता है। वो मंच पर आते ही वाह वाह कहते हुए मंच पर आता है। कथन द्वारा वो बताता है, वाह वाह का आशय बताते हुए वो स्वयं कहता है, मैं तो इस पर वाह वाह कर रहा था कि शर्मा 3-3 लेडीज से घिरा हुआ है, सेक्रेटरी होने के ये मजे होते हैं। वो मनोविनोद करता है। मनोरमा और गुरप्रीत के प्रति अपने रुख और अनुपस्थित अध्यक्ष की निंदा द्वारा अपने मूलभूत चरित्र को भी वह पूरी तरह प्रकट कर देता है। शेष पात्रों में इसमें इस एकांकी में रमेश हैं, दीनदयाल हैं, ओम प्रकाश हैं, मोहन, सत्यपाल आदि सभी एक विशेष निम्न मध्यवर्गीय प्रवृत्ति से संचालित हैं। एकांकी में राम भरोसे और श्याम भरोसे दोनों ऐसे निम्न मध्यवर्गीय पात्र भी हैं जो कमरे की साफ सफाई के बाद दरवाजे के बाहर रहकर और एकांकी के आरंभ और अंत में उपस्थित होकर पूरे एकांकी के साथ ही उसमें उपस्थित सभी पात्रों की जो मूल संवेदना है उसको उद्घाटित करते हैं। इन पात्रों के माध्यम से एकांकीकार ने एकांकी का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल संवेदना है, उसे व्यक्त किया है। अपनी असहायता और अभावग्रस्तता के बावजूद ये दोनों पात्र जीवन के यथार्थ से परिचित दिखाई देते हैं और कहीं न कहीं इन पात्रों के माध्यम से एकांकीकार ने इसमें बाखूबी सफलता प्राप्त की है कि ये तमाम अभावों के बावजूद भी अपने जीवन के कहीं न कहीं जीवंत हैं, कहीं न कहीं यथार्थ से परिचित हैं और इनका जो आचरण और व्यवहार है या इनका जो दृष्टिकोण है, वो बहुत यथार्थवादी है और व्यवहारिक होने के नाते ही वो इस एकांकी में अपने चरित्र को अन्य पात्रों की अपेक्षा ज़्यादा प्रखरता से व्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। यदि हम एकांकी के प्रवेश पर विचार करें, तो इस एकांकी का जो प्रवेश है, वो भी उतना ही महत्व रखता है जैसे किसी निबंध का या एकांकी का रखता है। भारतीय समाज और राजनीति के 7वें दशक विशेष करके इंदिरा सरकार बनने के बाद के प्रवेश का अध्ययन करके देखें तो इस काल का स्पष्ट उल्लेख सत्यपाल नामक पात्र द्वारा एकांकी में हुआ है। वस्तुतः स्वाधीनता के बाद भारतीय समाज में जायज़ नाजायज़ सभी प्रकार की स्वतंत्रता की भावना को स्वच्छंदता के रूप में बढ़ावा मिला है। 60 के बाद के दशक में यह प्रवृत्ति अत्यंत बदलती हुई हमें दिखाई देती है और हम देखते हैं कि कहीं न कहीं से जो निम्न वर्ग के साथ अपना तालमेल है, वह नहीं बैठा पाता है मध्य वर्ग और उच्च वर्ग की तरह वह उच्च वर्ग में प्रवेश करने की महत्वाकांक्षा को भी अपने मन में पाले नहीं रख सकता था। अतः वह नीचे और ऊपर दोनों तरह से कटकर अंतर्मुखी अथवा अपने आप में सीमित और बंद होते हुए दिखाई देता है। एक औपचारिकता की पूर्ति के लिए उसने बहुत ही सीमित और क्षेत्र के कल्याणकारी संगठनों का निर्माण कर लेता है जो मध्यवर्गीय व्यक्ति है और उसमें सामूहिक एकता, व्यापकता, सरोकार या दायित्वहीनता के कारण इस प्रकार के संगठन प्रायः हमें निर्जीव होते दिखाई देते हैं। ऐसे परिवेश में शिक्षित जो निम्न मध्य वर्ग के एक छोटे से तबके या समुदाय को चुनकर मोहन राकेश ने उसे अपनी एकांकी का बहुत बड़ा सवाल का विषय बनाया।
अपने युगीन परिवेश के साथ ही किसी रचना में लेखक की अपनी मानसिकता का भी विशेष योगदान होता है। 1925 में जन्मे मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, लेकिन अपने युगीन परिवेश के संदर्भ में दोनों की जो मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं वो पर्याप्त भिन्न हैं। परसाई में एक गहन राजनीतिक चेतना थी, व्यवस्था के विरोध का तीखा स्वर था और सामाजिक प्रतिबद्धता उनमें आप हमें दिखाई देती है। वहीं पर मोहन राकेश में इन बातों का अभाव इनकी एकांकियों में, इनके नाटकों में हमें दिखता है। अपनी सीमित व्यक्ति केंद्रित मानसिकता के कारण उनकी जो एकांकी है विशेष रूप से बहुत बड़ा सवाल कि अधिकांश पात्र अलग-थलग, आत्मबद्ध, एक दूसरे के प्रति ईर्षा ओतप्रोत होकर कर्मचारी संगठन और सार्थक संस्था को हास्यास्पद बना देते हैं। उसकी बैठक को अपनी भड़ास निकालने का एक माध्यम बनते हुए दिखाई देते हैं। तो परिवेश के प्रतिलेख के नितांत तटस्थ और उदासीन दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। तो कहीं न कहीं से हम एकांकी के परिवेश को जब बहुत ध्यान से देखते हैं, तो उस परिवेश में हमें कहीं न कहीं लेखक के अपने स्वभाव की झलक मिलती है, उसके अपने परिवेश की झलक मिलती है, उसके अपने दृष्टिकोण की झलक मिलती है। और संक्षेप में या पूर्ण रूपेण यदि हम बात करें, तो इस एकांकी में हम देखते हैं कि इसके सारे पात्र अलग-थलग हैं और ज़्यादातर पात्र अलग-थलग होते हुए एक दूसरे के प्रति वो ना तो सहानुभूति रखते हैं, ना तो उनके साथ आत्मीयता के साथ जुड़े हैं। और यही उनका जो व्यक्तित्व या स्वभाव है, वो कहीं न कहीं संस्था के प्रति भी उन्हें एक अच्छा कर्मचारी बनते हुए, एक अच्छा व्यक्ति बनते हुए नहीं दिखा पाती है। इसी तरह से हम अगर कहानी के एकांकी के मूल जो इसका शीर्षक इन्होंने रखा है, वो कितना सार्थक है और एकांकी की कथा वस्तु के अनुकूल है, या जो विषय मोहन राकेश जी ने चुना है, उसके कितना अनुरूप है, कितना उसको सार्थक करने में बल इससे मिलता है, इस पर विचार करें तो शीर्षक किसी भी एकांकी, निबंध या कहानी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पिछले इकाई में हमने देखा था कि वैष्णव की फिसलन शीर्षक की जो व्यंग्यात्मकता का विस्तार है, विचारों का विस्तार है, उसके माध्यम से परसाई जी ने किया था। यहाँ एकांकी के संदर्भ में बहुत बड़ा सवाल शीर्षक की सार्थकता पर विचार किया जा सकता है। शीर्षक भी व्यंग्यात्मक है, जो एकांकी की अंतर्वस्तु को व्यंग्यमूलक बनाते हुए रचना के प्रतिपाद्य के साथ अत्यंत कुशलतापूर्वक उसे जोड़ा गया है। अधिकांश पाठक या प्रायः आलोचक भी बहुत बड़ा सवाल शीर्षक को कर्मचारी के हित के संदर्भ में रखने वाले बड़े-बड़े सवालों या देश के सामने उपस्थित बड़े-बड़े मुद्दों से जोड़कर इसे देखा जा सकता है। इस एकांकी में भिन्न वेतनभोगी कर्मचारियों की जो आवास व्यवस्था का मुद्दा है, वो भी एक तरह से इस बैठक का प्रस्ताव बिंदु था। और इसी प्रकार से इसका जो शीर्षक रखा है कहानीकार ने, वो काफ़ी महत्व रखता है और सबसे बड़ा सवाल बनकर ही ये रह जाता है कि इतनी बड़े-बड़े इन छोटी-छोटी बातों को अनदेखा करने से कितनी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक व्यवस्था या एक संस्था को चलाने के लिए जो उसमें नियुक्त कर्मचारीगण हैं, वो कितनी गैर जिम्मेदारी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। वस्तुतः इस एकांकी में सबसे बड़े सवाल के रूप में वेतनभोगी कर्मचारियों के माध्यम से शिक्षित निम्न मध्यवर्गीय मानसिकता पर कटाक्ष किया गया है। इनके बीच एकता का अभाव है, अपने सामूहिक हितों के प्रति अत्यधिक उदासीनता है और इतना ही नहीं, अनुत्तरदायित्वपूर्ण वाद विवाद या एक दूसरे पर निरर्थक छींटाकशी करना या किसी के न होते हुए बैठक में उसकी आलोचना करना या सारा समय उस आलोचना पर ही जाया करना इत्यादि ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और किसी भी संगठन या व्यवस्था के लिए बहुत घातक हैं। ये इसीलिए इतना बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है और इस सबसे बड़े सवाल का कोई समाधान दिखता नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, हीन दिखाने की जो प्रवृत्ति है या संगठित संघर्ष की अक्षमता को इस एकांकी में बहुत बड़ा सवाल शीर्षक के रूप में रेखांकित किया गया है।
यही वह बहुत बड़ा सवाल है जो आवाज़ से संबंधित मुद्दे पर होने वाली बैठक को निरर्थक बना देता है। आवाज़ कितना महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन उस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करने के लिए इसमें जो भी आहूत किए गए सदस्य हैं, वो कितने निरर्थक वार्तालाप में अपना समय जाया करते हैं और मूल मुद्दों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, न तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। यहाँ सवाल अपने व्यंग्यार्थक आशय में निम्न मध्यवर्गीय चरित्र को ही अधिक रेखांकित किया गया है। हम एकांकी के प्रतिपाद्य पर यदि विचार करें तो उसे प्रतिपाद्य के रूप में हम देख सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो संरचना शिल्प है इस एकांकी का, वो भी विचारणीय है। हमने देखा था कि कहानी पूस की रात और व्यंग निबंध वैष्णव की फिसलन के संरचना शिल्प पर पूर्व में विचार किया था। यहाँ हम एकांकी के संरचना शिल्प पर विचार कर सकते हैं उसी रूप में, क्योंकि संरचना शिल्प का उतना ही महत्व है एकांकी के लिए भी जितना कहानी या व्यंग्य लेखन के लिए है। वैसे तो हमने देखा है कि कहानी और निबंध में भी पात्रों के वार्तालाप में संवाद योजना की जाती है, उनमें भी संवाद योजना की व्यवस्था होती है, लेकिन इन विधाओं में संवादों का महत्व पर्याप्त गौण होता है, जबकि एक दृश्य और विशेष रूप से रंगमंचीय विधा होने के कारण एकांकी के लिए संवाद बहुत अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि एकांकी का जो मूलाधार है वो संवादों पर ही निर्भर है। यदि उसके संवाद और उसकी रंगमंचीयता को हटा दिया जाए तो एकांकी केवल कहानी के माध्यम से आगे नहीं चल सकती, ना रोचक बन सकती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक दृश्य विशेष रूप से रंगमंचीय विधा के होने के कारण एकांकी के लिए संवाद का बहुत महत्व है। नाटक और एकांकी की पूरी संरचना ही संवादों पर निर्भर करती है। इसीलिए एकांकी के संरचना शिल्प को भाषा शैली और शैली के दो अलग अलग भागों में हम बांट कर देख सकते हैं, उसका विश्लेषण और उसकी विवेचना कर सकते हैं। ये दोनों उपकरण एकांकी में संवादों का अंग बन जाते हैं और भाषा और शैली के स्वरूप में एक बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। नाटकीय संवादों में यदि हम देखें तो भाषा में जो पद रचना है, रचना के संदर्भ में व्याकरण के नियमों की पर्याप्त उपेक्षा की जाती है और ये संभव भी नहीं है कि व्याकरण के नियमों से बंध करके कोई एकांकीकार अपने पात्रों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि वो एक बधी हुई व्यवस्था में अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करेगा तो उसमें वो नाटकीयता नहीं आ पाएगी, कहीं ना कहीं उसकी नाटकीयता बाधित होगी, कहीं ना कहीं वो जिस रूप में, जिस उन्मुक्त रूप में और प्रखर रूप में वो व्यक्त करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अनुतान, जिसको हम अगर हम लहजे की बात करें या बलाघात की बात करें, दो शब्दों के बीच का जो अंतराल है, विराम चिन्ह है, मनोभाव सूचक चिन्ह आदि हैं, उनके प्रयोग से भाषा के व्यक्ति को जैसे प्रभावशाली बनाया जाता है, वही वैसे ही कहीं ना कहीं नाटक में संवादों के में भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। एकांकी के संरचना शिल्प की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी रंगमंचीयता। एकांकी की रचना रंगमंच पर दिखाए जाने के उद्देश्य से होती है। एकांकी कोई भी रची जाती है, उसका मूल उद्देश्य होता है कि इसका मंचन जब किया जाएगा तो इसमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए, उसमें सरलता और सहजता बनी रहे। तो प्रत्येक एकांकीकार इस पर एकांकी लिखने से पूर्व ही विचार कर लेता है कि जिस विषय पर वो एकांकी लिखने जा रहा है, क्या उसकी रंगमंचीयता उसकी भाषा से, उसकी संरचना से, उसकी संरचना शिल्प शैली से कहीं प्रभावित तो नहीं हो रही है। तो यही कारण है कि एकांकी लिखने से पूर्व जो एकांकीकार है वो इस पर विचार करता है। इसलिए कुशल और सचेत एकांकीकार को अपनी ओर से कोष्ठकों में वातावरण, ध्वनि, छाया, प्रकाश, मंच सज्जा, पात्रों की मनोदशा, आंगिक चेष्टाओं के संबंध में कुछ सुझाव, संकेत भी देने पड़ते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि एकांकी प्रारंभ होने से पहले जो पूरा दृश्य है वो एकांकीकार संक्षेप में लिख देता है कि मंच पर किस प्रकार से पात्र आ रहे हैं, उनकी वेशभूषा क्या होगी और जिस वातावरण में, जिस स्थान पर वो पात्र आ रहे हैं उसके चारों तरफ का जो प्राकृतिक दृश्य है, जो स्वाभाविक दृश्य है वो किस रूप में है, ताकि उस तरह की साज सज्जा के साथ
उस एकांकी या नाटक का मंचन किया जाए ताकि वो प्रभावी बन सके। अतः हम देखते हैं कि उपर्युक्त तथ्यों को यदि हम ध्यान में रखें, जिसमें मतलब रंगमंचेता है या संवाद कौशल की दृष्टि से बहुत बड़ा सवाल शीर्षक एकांकी में संरचना शिल्प पर विचार करना हमारे लिए अधिक उपयोगी और सार्थक होगा। इसलिए हम संरचना शिल्प को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उस पर विचार करते हुए ही हम एकांकी की सार्थकता पर विचार कर सकते हैं। अब इसी के समानांतर हम रंगमंचेता की बात करें तो एकांकी की जो प्रथम और मूलभूत विशेषता होती है वो उसकी रंगमंचेता होती है, जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया प्रिय विद्यार्थियों। इस संबंध में मोहन राकेश की मान्यता है कि लिखा गया नाटक एक हड्डियों के ढांचे की तरह होता है, जिसे रंगमंच का वातावरण ही मांसलता प्रदान करता है। इस एकांकी का रंगमंच अत्यंत सादा, सहज और स्वाभाविक है, जिसके लिए किसी तरह की साज सज्जा या तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है। मंच के रूप में स्कूल का एक छोटा सा कमरा है, जिसमें ब्लैक बोर्ड को कोने में रखकर मीटिंग के लिए हम देखते हैं कि कमरा तैयार किया जाता है। मंच के रूप में स्कूल का वो छोटा सा कमरा पर्याप्त होता है कि नहीं, ये एक अलग से सवाल खड़ा करता है। अध्यक्ष के लिए मास्टर की कुर्सी में जो सदस्यों के लिए बच्चों के डेस्क को झाड़ फूंक कर तैयार कर लिया जाता है। सामने दीवार पर संसार का एक बहुत बड़ा नक्शा लटक रहा है। कमरे में आने जाने के लिए दोनों तरफ दरवाजे हैं। इससे स्पष्ट है कि रंगमंच तैयार करने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां तक पात्रों के चयन का प्रश्न है, इसमें राम भरोसे और श्याम भरोसे दोनों स्कूल के पुराने कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी समुदाय से 3 पात्र स्त्री 7 पुरुष पात्र हैं, जिन्हें भारत के किसी छोटे बड़े शहर में आसानी से जुटाया जा सकता है। स्थान और समय की एकता की दृष्टि से देखें तो पूरा एकांकी 2 घंटे में एक कमरे के अंदर आसानी से संपन्न हो जाता है। एक रंग शिल्पी के रूप में मोहन राकेश ने ध्वनि, छाया, प्रकाश आदि अनेक युक्तियों के योग द्वारा हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए हैं, लेकिन इस एकांकी में इन युक्तियों का उपयोग का सहारा भी उन्होंने नहीं लिया है। अतः इसमें किसी बहुत कुशल या प्रशिक्षित निर्देशक की भी आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। दृश्य योजना का दृश्य परिवर्तन के अभाव के में इस नाटक का मंचन या इसे रंगमंच को प्रस्तुत करना और भी आसान हो जाता है। समय या काल तथ्य तथा एक स्थान की एकता के साथ ही कार्य की एकता अर्थात पात्र एक निश्चित मुद्दे पर बातचीत से संकलन त्रय की दृष्टि से भी यह एकांकी रंगमंचेता की शर्त को पूरी करता है। और हम जानते हैं कि संकलन त्रय के लिए स्थान, समय और उसमें एक रूपता का होना आवश्यक है, जिसे ये एकांकी पूरी चरितार्थता के साथ व्यक्त करती है। यह बात दूसरी है कि जिस सवाल या मुद्दे पर विचार विमर्श होना था वह नहीं होता है। निर्णय लेने के लिए मीटिंग का आयोजन किया था, वो निर्णय नहीं लिया जाता है। उस पर गंभीर बातचीत नहीं होती है। दूसरे विषयों पर, निरर्थक विषयों पर बातचीत होती चली जाती है। यह जो विषयांतर है एकांकी की, अंतर्वस्तु और उसके प्रतिपाद्य से जुड़कर अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। और कहीं ना कहीं से एकांकीकार का जो उद्देश्य है इसके पीछे, वो यही है, इसी बात को उजागर करना है कि कैसे उद्देश्य को लेकर के मीटिंग या बैठकें की जाती हैं। और उन बैठकों के अंत में जब हम देखते हैं या जाते हैं और विचार करते हैं, तो देखते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के बैठकें की गई थी, वो उन पर बातें न होकर के निरर्थक छीटाकशी और एक दूसरे के साथ नोक झोंक में सारी बैठक का समय जाया जाता है और किसी मीटिंग का निष्कर्ष के साथ समापन नहीं हो पाता है। इस प्रकार एक एकांकी रंगमंचेता की सभी शर्तों को पूरा करने के कारण एक अत्यंत सफल एकांकी हम इसे मान सकते हैं और निश्चित रूप से यह एक विशिष्ट और श्रेष्ठ एकांकी के रूप में हमारे सामने आती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम इस एकांकी में संवाद योजना पर विचार करें तो इसमें हम जानते हैं कि किसी भी एकांकी के लिए जो संवाद योजना है वो उसका प्राण तत्व है। उस एकांकी का प्राण तत्व होता है, उसमें सहज स्वाभाविक संवादों की योजना का होना आवश्यक होता है। इस एकांकी में मोहन राकेश ने अपनी
आजमाई हुई तमाम तरह की रंगमंची युक्तियों को जोड़कर अपने संवाद कौशल को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया है। नाटक या एकांकी के संवाद अत्यंत चुस्त दुरुस्त और छोटे छोटे होने चाहिए, जिनमें पात्रों की मनोदशा को अच्छी तरह से व्यक्त किया जा सके। इसके साथ ही रंगशाला में उपस्थित दर्शकों पर भी उनका पूरा प्रभाव पड़ना चाहिए। उन पात्रों का वह यह न समझ सके नाटक देख रहे हैं, उन्हें लगे कि जीवन में साक्षात उपस्थित वास्तविक क्रियाकलाप की सच्ची अनुभूति दर्शक कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण कार्य संवादों के माध्यम से ही हो सकता है। इस कौशल का परिचय लेखक ने एकांकी में बाखूबी दिया है, और ये कहीं न कहीं से इस एकांकी को अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान इसके संवाद योजना का होता है। हम एकांकी के यदि प्रारंभ में ही देखें तो हमें ये दृश्य दिखाई देता है। पर्दा उठने पर राम भरोसे और श्याम भरोसे दोनों लोग डेस्क से धूल को झाड़ते हुए कहते हैं, श्याम भरोसे बोलते हैं हाथ रोक करके, राम भरोसे बिना सुने हुए धूल झाड़ता रहता है, एक राम भरोसे। मतलब एक तरह से एक एक वाक्य, छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से एकांकीकार एक व्यंग्य करता है, एक कहीं न कहीं से दर्शकों को सोचने के लिए विवश करता है, एक सबसे बड़ा सवाल छोड़कर चला जाता है। वहीं पर देखते हैं कि बिना हाथ रोके राम भरोसे क्या है सवाल करते हैं और श्याम भरोसे उनका जवाब देते हैं, इतनी धूल क्यों झाड़ता है? आहिस्ता से नहीं झाड़ा जाता, रोज रोज की धूल से फेफड़े पहले ही खाए हुए हैं। इसी का प्रत्युत्तर देते हुए राम भरोसे बोलते हैं, तो रोता क्यों है? जान 5 बरस में नहीं जाएगी, 4 बरस में चली जाएगी। इन संवादों की जो सहजता है दर्शक को पूरी तरह से अपनी ओर आकृष्ट करती है। दर्शक पूरी तरह से उन पात्रों से जुड़ जाता है और उसे महसूस होने लगता है कि हमारे आसपास की जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं से इसी रूप में है, इसी तरह से है। तो यह हम देखते हैं कि यह अशिक्षित कर्मचारी की आपसी बातचीत है और उसमें मीटिंग में भाग लेने वाले शिक्षित पात्रों के सवाल उनके चरित्र को भी दर्शकों के सामने उद्घाटित करने में पूरी तरह से सक्षम है। इससे संबद्ध एक आरंभिक एक उदाहरण और आपके सामने यदि रखें तो बात और स्पष्ट हो सकती है। इसी एकांकी में राम भरोसे और श्याम भरोसे दोनों दाईं तरफ दरवाजे के बाहर बैठे हैं। राम भरोसे हाथ पर सुरती मलने लगता है, श्याम भरोसे घुटने की मुद्रा में टेक लगा लेता है। मनोरमा, संतोष, गुरप्रीत उसी दरवाजे से आते हैं। राम भरोसे आंखें उठाकर चिढ़ते हुए भाव से उन्हें देखने लगता है और फिर वो मनोरमा कहती है, क्या बात है शर्मा, पहरा क्यों बिठा रखा है बाहर? मीटिंग में मारधाड़ तो नहीं होने वाली है? वो मनोरमा इस तरह से एक व्यंग्यात्मक वाक्य बोलती है। शर्मा उनका प्रत्युत्तर देता है। उठता हुआ वो शर्मा कहते हैं, 5:30 बज गए आप लोगों के। मनोरमा, अभी कोई भी तो नहीं आया सिवाय हमारे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मंच पर उपस्थित होते ही यहाँ जो पात्र हैं किस तरह से उनकी नियत और उनके चरित्र का पूर्वाभास दर्शकों को हो जाता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि जो भी पात्र इस समय मंच पर आए हुए हैं उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी मनोदशा क्या है और वो चरित्र किस तरह से पूर्व निर्धारित एक दायित्व को लेकर के चल रहे हैं, जिनको ना तो इस बैठक से कोई लेना है, ना बैठक में होने वाले निष्कर्ष या समाधान से कोई लेना देना है। वो बस कार्य के लिए कार्य को कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन्हें उन कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है, इस नाते वो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि दर्शकों को पूर्वाभास होने के नाते जो उनके विषय के अंत तक बरकरार रहता है, ये भी दर्शक महसूस करता है कि वो पात्र उसी रूप में अंत तक हमें दिखाई देते हैं। शिक्षित समुदाय में प्रचलित व्यवहार की भाषा में अवर शर्मा इट ग्रेट, लॉन्ग लिव शर्मा प्लीज आदि अंग्रेजी के शब्दों का बड़ी सहजता के साथ प्रयोग भी किया जाता है। जैसा कि आजकल में भी हम लोग देखते हैं, वर्तमान में भी किन शब्दों का सहज रूप से प्रयोग मीटिंग्स में, बैठकों में होते रहते हैं। मनोरमा और शर्मा के जो आरंभिक वाक्य हैं वो हिंदी के वाक्य गठन और लहजे और प्रश्न के उत्तर में प्रश्न संवाद की भाषा को अधिक व्यंजक बना देते हैं। इसके साथ ही कमरे के बाहर का यथार्थ वातावरण
पूरे दृश्य को प्रामाणिक बनाने में बहुत सहायक होता है। इसका दर्शक पर अत्यंत अनुकूल असर पड़ता है। आगे चल कर के हम इस एकांकी के अन्य पात्रों में देखते हैं, जिनमें प्रेम प्रकाश है, दीनदयाल है, मोहन, रमेश और सत्यपाल है, जो मंच पर उपस्थित होते ही अपने संवाद या कार्यों द्वारा अपनी अपनी नियति और चरित्र का पूर्वाभास दर्शकों को कराते चलते हैं। पूरे एकांकी में एकांकीकार ने अपनी इस आरंभिक संकेत का बहुत ही कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। और अनुपस्थित अध्यक्ष की निंदा करते हुए जब कपूर के रहस्योद्घाटन पर पात्रों के मध्य होने वाले संवाद, इसका बहुत ही ज्वलंत रूप में हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यदि हम कपूर के कथन का अवलोकन करें प्रिय विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ जो उपस्थित पात्र हैं मंच पर, वो अपनी पात्रता का निर्वहन करते हैं। कपूर कहते हैं, मैं पहले ही कहता था इस आदमी को चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए। आज छुट्टी का दिन है, वैसे भी ठंडा है, घर में रजाई में दुपक कर सो जाना कितना अच्छा होता है। सॉरी, घर में नहीं होगा, वह होगा आज उसके यहाँ। ये कहीं न कहीं से किसके यहाँ, ये सवाल स्वाभाविक है। संतोष इस रूप में पूछता है। गुरप्रीत उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है और प्लीज कह करके वो शांत हो जाता है। फिर संतोष कहता है, नाम तो जान लेने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। गुरमीत दोबारा प्लीज प्लीज की रट लगाता है। यानी कि जो लोग नहीं उपस्थित हैं, उनके विषय में किस तरह से निरर्थक और बहुत ही अलग तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, निंदनीय आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह उपर्युक्त संवादों में हम देखें तो लो पेड वर्कर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के जो वैचारिक स्तर है वो कितना निम्न है, या उनकी जो मानसिकता है या छिछलेपन या उत्तरदायित्व बोधहीनता जो उनके भीतर हमें दिखाई देती है, उसका बोध दर्शक अच्छी तरह कर लेते हैं, उन्हें देखते हुए, उनके संवाद को सुनते हुए। इसके साथ ही यहाँ संवाद की भाषा की एक विशिष्ट प्रकृति का पूरा परिचय भी हमें मिलता चलता है इस एकांकी में। बातचीत के लहजे या दो शब्दों के बीच का जो अंतराल है, बलाघात है, शब्द या वाक्य अंत का जो रिक्त स्थान है, संबोधन वाचक या प्रश्नवाचक चिन्हों आदि के समुचित प्रयोग द्वारा संवादों को अधिक जो व्यवस्थित किया गया है, वह निश्चित रूप से अवलोकनीय है। व्यंजक बनाने का प्रयास इस एकांकी में लगातार एकांकीकार करता है। तो उन संवादों में जैसे प्रश्न चिन्ह हुआ, कहीं प्रश्न का बोध कराना है तो कहीं आश्चर्य का, कहीं उपेक्षा का, तो कहीं जिज्ञासा का बोध कराना है। इन सब में एकांकीकार को महती सफलता मिली है। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि संवाद कौशल के साथ ही साथ इस एकांकी द्वारा मोहन राकेश की जो भाषा है, भाषा संबंधी जो उनकी गहरी दृष्टि है, वह इससे परिलक्षित होती है। अविदा, लक्षणा, व्यंजना जैसी जो शब्द शक्तियां हैं हमारे काव्य शास्त्र में, उसका समुचित प्रयोग और उसकी सामर्थ्य को इस एकांकीकार ने इस एकांकी में उद्घाटित किया है। विवेचन विश्लेषण के बाद हम यह कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल शीर्षक एकांकी अपने संवाद कौशल के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है एकांकी के क्षेत्र में। अपने सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के प्रति जो लेखक है, उसकी मानसिकता का स्वरूप चाहे जैसा भी रहा हो, जीवन के प्रति उसकी दृष्टि, रुख, रुझान जैसा भी हो, लेकिन रंगमंचीय समझ और उसके संवाद कौशल की दृष्टि से बहुत बड़ा सवाल एक सफल एकांकी है। पात्रों की मानसिकता के साथ एकांकीकार की मानसिकता का तादाद में संवादों की स्वाभाविकता ही नहीं, जीवंतता को भी व्यक्त करती है। और इसमें कहानीकार को, एकांकीकार को पूरी सफलता मिली है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से इस एकांकी की जो संवाद योजना है वो बहुत उत्कृष्ट है, और ये उत्कृष्टता ही संवाद योजना की इस एकांकी को और सफल बनाती है। यदि हम इस एकांकी के प्रतिपाद्य पर बात करें तो जिस प्रकार कहानी पूस की रात और वैष्णव की फिसलन पूर्व के व्यंग्य निबंधों में के प्रतिपाद्य का हमने अध्ययन किया था, उसी के समानांतर शाब्दिका तो उसके आशय को अच्छी तरह से हम समझ लेते थे केवल उसके शीर्षक के माध्यम से। यहाँ मोहन राकेश ने भी बहुत बड़ा सवाल के प्रतिपाद्य पर विचार यदि हम करें तो हमें कुछ उसी तरह का निष्कर्ष इससे भी प्राप्त होता है।
शीर्षक की उपयुक्तता और प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एकांकी के प्रतिपाद्य की ओर संकेत किया गया है। और इस प्रक्रिया में हमने देखा था कि शिक्षित निम्न मध्य वर्ग के सामने उपस्थित बड़े-बड़े सवाल लेखक के सामने उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जितना बड़ा सवाल उस वर्ग का स्वयं का चरित्र है। इस चरित्र का उद्घाटन ही एकांकी का मूल प्रतिपाद्य है, जिसे एकांकीकार ने शिक्षित निम्न मध्यवर्गीय पात्रों की वार्ता के माध्यम से संपन्न किया है। इस एकांकी में मोहन राकेश ने लो पेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग के संदर्भ में रोजगारशुदा शिक्षित निम्न मध्य वर्ग की एक विशेष मानसिकता को उद्घाटित किया है। यहाँ वर्ग कभी एकजुट होकर किसी बड़े और सामूहिक कार्य के लिए संघर्ष नहीं कर सकता, परस्पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालता है, एक दूसरे की निंदा करता है, दूसरों पर छीटाकसी करना उसका एक स्वभाव बन गया है। सामाजिक और संगठन के कार्यक्रमों में वो टांग खींचातान या सार्थक कार्यों में बाधा उपस्थित करना उसका चरित्र बन गया है। व्यक्तिगत स्वार्थ और संकीर्ण विचारधारा को वह अधिक महत्व देता है। अपने मन की गलाजत या क्षुद्रता को प्रदर्शित करता रहता है लगातार। इस वर्ग समुदाय से कुछ चुने हुए पात्रों के माध्यम से इस एकांकी में लेखक ने एक समूचे वर्ग के जीवन की कटु, विसंगत, कृत्रिम, पाखंड, क्षुद्र मनोवृत्ति का कलात्मक उद्घाटन किया है। ये रचनाकार की बहुत बड़ी सफलता है। यही इस रचना का प्रतिपाद्य भी है, जिसे रंगमंचीय कौशल के माध्यम से अत्यधिक प्रभावपूर्ण बनाकर दर्शकों के समक्ष एकांकीकार प्रस्तुत करता है। किसी रचना के प्रतिपाद्य पर विचार करते हुए हमारे सामने उसके समुचित मूल्यांकन का भी प्रश्न उठता है। किसी रचना की प्रभावत्मकता मूल्यांकन के लिए कोई ऐसी कसौटी नहीं बन सकती जो प्रतिपाद्य में व्यक्त लेखक की मूल दृष्टि या जीवन दृष्टि का औचित्य सिद्ध कर सके। इसलिए प्रतिपाद्य का मूल्यांकन करते हुए हमारे लिए यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि इसके माध्यम से लेखक ने दर्शकों और पाठकों के सामने क्या संदेश दिया है या क्या संदेश देना चाहा है। इस दृश्य से देखें तो ऐसा लगता है कि निम्न संगठन की निरर्थकता को भी रेखांकित किया गया है। सामाजिक विकास के लिए परिवर्तन के लिए सामाजिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सही है कि मध्यवर्गीय अपनी दो मुही प्रवृत्ति और ढुलमुल नीति के कारण किसी भी प्रकार के संगठन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होता है, अपने दायित्व का समुचित निर्वहन कर सकने में असमर्थ रहता है। इस दृष्टि से एकांकी का जो प्रतिपाद्य है एक वास्तविकता को सही ढंग से रेखांकित करने में पूरी तरह से सफल होती है, लेकिन अपने आग्रह, अनुरोध या संदेश में वह आशंका की गुंजाइश भी पैदा कर जाती है। इससे दर्शक पाठक के मध्य संगठन विरोध की भावना को बल मिल सकता है। लो पेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी जैसे संगठन की निरर्थकता और अराजकता की ओर स्पष्ट संकेत एकांकीकार ने दिया है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सवाल शीर्षक के माध्यम से एकांकीकार ने किस प्रकार से एक एकांकी का प्रतिपाद्य या उसकी रचना, शिल्प रचना, शैली इत्यादि या पात्रों के माध्यम से वो किस प्रकार से निम्न मध्यवर्गीय समाज की मनोवृत्ति को उजागर करता है लेखक एकांकीकार, यह अवलोकनीय है। और कहीं ना कहीं जो लेखक है उसका जो मूल उद्देश्य है एकांकी लिखने का वो पूरी रूप से पूर्णतः सफल होता है। इसमें एकांकी विधा के अगर हम इसमें देखें संक्षेप में तो इस एकांकी के निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस एकांकी विधा के महत्व, जो एकांकी विधा का महत्व है उस पर इस एकांकी के माध्यम से हम उस महत्व को समझ सकते हैं। साहित्य विधा के रूप में एकांकी के महत्व पर विचार कर सकते हैं। इसमें एकांकी के सार और उसकी अंतर्वस्तु की विवेचना विश्लेषण किया गया है और इसे पढ़कर जो पाठक है वो एकांकी के अंतर्वस्तु की विशेषताओं को स्वयं ही अपनी भाषा में लिख सकता है। समझकर इस एकांकी के प्रवेश पर गंभीरता के साथ ही इसके शीर्षक की सार्थकता पर भी विस्तार से विचार किया जा सकता है और किया गया है, जिसे ध्यान देते हुए प्रवेश और शीर्षक की विशेषताओं को रेखांकित करा जा सकता है। इसमें एकांकी के संरचना शिल्प पर रंगमंचेता संवाद कौशल के संदर्भ में विचार किया गया। इस एकांकी में
जिसमें इसकी भाषा और शैली संबंधी विशेषताएं भी सोदाहरण विवेचन सहित विश्लेषित किया गया है। इनसे संबंधित सभी विशेषताओं को हम भली भांति समझ सकते हैं। इसमें एकांकी के प्रतिपाद का विश्लेषण करते हुए उसके औचित्य अनौचित्य का मूल्यांकन किया गया है। अतः हम इस एकांकी के माध्यम से हिंदी साहित्य और उसकी जो विविध विधाएं हैं उसमें एकांकी शैली के माध्यम से किस प्रकार एकांकीकार अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने मुख्य रूप से एकांकी विधा और खास करके जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है सबसे बड़ा सवाल के रूप में उस पर विचार किया, और इसके माध्यम से आप अन्य एकांकियों का विश्लेषण कर सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं और एकांकी के महत्व को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से BHDLA 138 के इस पाठ्यक्रम में हमने देखा कि यह मुख्यतः 2 खंडों में विभक्त है और आज का ये व्याख्यान हमारा प्रथम खंड के अंतर्गत था, जिसमें हमने इसके पूर्व के व्याख्यानों में कहानी, हिंदी कहानी, व्यंग और एकांकी को विस्तार से पढ़ा। इसी क्रम में हम आत्मकथा और निबंध पर विचार करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।